बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 यूनिट 4 इवैल्यूएटिव रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन इवैल्यूएट कैसे करती है चीज़ों को, यानी वो अप्लाई वगैरह तो कर लेती है, वो बना लेती है पॉलिसीज़ लॉ, फिर जो है ना वो गोल कर लेती है कि गोल जो है हमारा, तो लेकिन वो इवैल्यूएट कैसे करती है कि कहाँ तक उसके गोल अकम्प्लिश हुए हैं या नहीं। अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है ना वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग कहते हैं ना, ऑडिट कर रहे हैं जी, हिसाब किताब कर रहे हैं। एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक एज वेल एज फाइनेंशियल ऑडिट के, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ऑडिट करना और फिर फाइनेंशियल के कोई करप्शन वगैरह तो नहीं हुई। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एवालुएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि इससे परफॉर्मेंस जो है ना वो भी अप होती है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एवालुएशन के, एवालुएशन क्यों ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। फिर राइट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट और एन ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं ऑडिट की। देन कंडक्ट रिसर्च ऑफ एन ऑडिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमी, कैसे जो है वो उसको कंडक्ट करते हैं इस तरह की और रिसर्च को, ऑडिट को। सो फर्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। द पर्पज ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस इज टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड इक्विटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ऑल स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सबसे पहले इसका बेसिक मकसद ही यही होता है कि इस बात का तशख़्ख़ुस करना कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, परफॉर्मेंस जो है ना वो उसका अंदाज़ा लगाना, उसकी जो है वो तैयार करना। तो ये चीज़ें होती हैं कि पर्पज़ इस परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही होता है कि वो उनके बारे में तशख़्ख़ुस करना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू फोकस ऑन रिजल्ट एंड द अलाइनमेंट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय विद स्कूल गोल्स। तो मेन मकसद इसका यही होता है कि स्कूल के साथ जितने वो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के गोल्स, स्कूल गोल्स के साथ उनका क्या रोल है, वो कैसे रिजल्ट हैं, इस बात पे फोकस किया जाता है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल देखी जाती है कि परफॉर्मेंस की तशख़्ख़ुस की जाती है, परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाया जाता है, एस्टिमेशन की जाती है कि वो क्या है उनकी परफॉर्मेंस और कैसे वो काम करते हैं। देयर इज़ ए फोकस ऑन बिहेवियर्स दैट सपोर्ट स्कूल वैल्यूज़ एंड कल्चर विद द कमिटमेंट इनटू गोल सेटिंग एंड असेसमेंट। तो इस बात पे फोकस किया जाता है कि उन गोल्स पे, उन जो है वो स्पोर्ट्स जो स्कूल में जो सपोर्ट करते हैं, या जो गोल्स हैं या जो वैल्यूज़ कल्चर हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है कि वो वर्क कर रही हैं या नहीं। अब इसका स्कोप क्या है, ये हर स्कूल में तकरीबन हर अदारे में अप्लाई होती है ये जो पॉलिसी है। स्कोप अगर इसका देखा जाए तो हर इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर जो है ना कमिटेड, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, डेवलप करना, मैनेज करना और रिटेन करना हाई परफॉर्मेंस डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव वर्क फोर्स के। ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी मदद से आप अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो तो वो इसका स्कोप इतना है कि ये हर अदारे में अप्लाई होता है। एक तो ये पॉलिसी, दूसरा ये आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको डेवलप करती है, उसको अट्रैक्ट करती है और मैनेज करने में हेल्प करती है, और फिर उसको कायम दायम रखती है, रिटेन रखती है, ठीक है, जारी रखती है वो, कि उस लिहाज से वो चलती रहती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो द परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। फॉलोइंग प्रोसीजर के मुताबिक जो है ना वो की जाती है। तो परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट प्रोसेस है 4 फेजेज़ में होता है, ठीक है। पहला प्लानिंग, दूसरा कोचिंग, रिव्यूइंग, रिवॉर्डिंग। तो यहीं से कुछ ना कुछ समझा जाएगा कि सबसे पहले प्लान करें चीज़ों को प्लानिंग में, ठीक है, कि कैसे हमने करनी है, कैसे हमने अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फिर आप करें, दूसरे नंबर पे आती है कोचिंग, कि कोच करें। कोच का आप क्या मकसद होता है, वो बैठ के ट्रेन करता है लोग को, ठीक है, उनको जो है वो आइडियाज़ देता है। फिर रिव्यू करें। रिव्यू का मतलब कि आप रिव्यू करें, आप जायज़ा लें कि जो है ना वो चीज़ों को कि वो सही हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे कोचिंग की थी वैसे हो रही हैं। और रिवॉर्डिंग में आता है कि आप रिवॉर्ड दें उनको, जो उनको, ताकि वो अप्रेजल के लिए, परफॉर्मेंस के लिए जो है वो, जैसे स्कूल में जो है ना इनाम दे देते हैं, तो ताकि वो करे। अब जो परफॉर्मेंस साइकिल होता है वो चेक होता है एक फिजिकल ईयर के साथ, यानी जिस तरह बजट होता है ना, एक कहते हैं जी बजट फॉर फिजिकल ईयर, तो सेम जो है ना वो एक जो साल के बाद जो है ना वो परफॉर्मेंस, यानी जुलाई 1 थ्रू जून 30 के, एक जुलाई 1 से जून 30 तक कहते हैं ना, हर जुलाई 1 को यानी बजट जब पेश हुआ तो वो, तो एक साल की होती है परफॉर्मेंस, ठीक है, उसका जायज़ा लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विल यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल। तो जो HR जो डिपार्टमेंट होता है ना ह्यूमन रिसोर्स वाला, वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल को इंश्योर करता है। और अप्रेजल फॉर्म्स आर असेसिबल टू द इमीडिएट
सुपरवाइज़र एंड द सेकंड लेवल सुपरवाइज़र। तो इनका जो जो इंश्योर करता है, जो यकीन दहानी कराते हैं और जिनके एक्सेसिबल है, जिन तक पहुंचता है, वो हैं जी इमीडिएट ऑफिसर दरमियान वाला और सेकंड लेवल जो सुपरवाइज़र हैं, वो दोनों इसको काम करते हैं। अब जो इसके स्टेप हैं जी आगे, सबसे पहला स्टेप था प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसे की जाती है? जो सुपरवाइज़र हैं वो या मैनेजर हैं, वो सेंड करते हैं अपना रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ इन अप्रेजल ईमेल, अपना एक ईमेल सेंड करते हैं ड्यूरिंग द अप्रेजल पीरियड के। जब अप्रेजल पीरियड आता है तो वो एक ईमेल सेंड करते हैं रिव्यू द एम्प्लॉयज़ पोजीशन डिस्क्रिप्शन एंड गोल्स फॉर द फिस्कल ईयर। अब क्या होता है, सबसे ऊपर तो हैं सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र या मैनेजर। ये क्या करते हैं, जब यानी साल गुजर गया तो ये सबसे पहले एक भेजते हैं लेटर, एक ईमेल भेजते हैं एक एम्प्लॉय को ताकि रिव्यू करें। ईमेल भेजते हैं ताकि रिव्यू करें जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी साल भर की जो है ना पोजीशन डिस्क्रिप्शन और गोल। इफ़ इस्टेब्लिश, अगर वो इस्टेब्लिश हो जाए फॉर द रेटिंग साइकिल टू इंश्योर द अप्रेजर रिलेट टू द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या होगा कि वो अगर इन हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए रेटिंग स्केल के लिए, ताकि जो है ना वो यकीन दहानी किया जाए कि अप्रेजल जो है ना वो रिलेट कर रहा है टू द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी के साथ जॉब असाइनमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट वर कन्वेड टू द एम्प्लॉय फॉर द रेटिंग साइकिल, के रेटिंग साइकिल के लिए उस हिसाब से रेटिंग किया जाता है पोजीशन उनकी देख के। वो कहता है कि सुपरवाइज़र मैनेजर एक ईमेल सेंड करते हैं ताकि तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पूरा डेटा जो है ना वो पूरी जॉब उसके बारे में, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके जिम्मेदारियाँ, उनके गोल्स सब रिव्यू किए जाएँ उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि रेटिंग स्केल पे वो आएँ। एक कापी जो होती है ना वो डिस्क्रिप्शन की, वो रिक्वेस्टेड की जाती है एंड शुड यूज्ड एज अ गाइडलाइन फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, ताकि उसके साथ एक कापी होती है जो उस जॉब की जिसमें उनकी पोजीशन की डिस्क्रिप्शन होती है कि इस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो गाइडलाइन के लिए दी जाती हैं ताकि वो बंदा चेक करे और फिर देखे कि वाकई में उस एम्प्लॉय ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं या नहीं। अब ये काम होता था सुपरवाइज़र का। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जी डिवीजन या डिपार्टमेंट। डिवीजन या डिपार्टमेंट क्या करते हैं? यहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं कम्युनिकेट करते हैं इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस गोल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़। तो ये फिर जो होते हैं ना यहाँ के दूसरे नंबर पे, जो पहले नंबर पे तो मैनेजर या सुपरवाइज़र थे, दूसरे नंबर पे आप डिवीजन या डिपार्टमेंट जो था, वो वहाँ के जो सुपरवाइज़र थे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अदारे से या ऑर्गेनाइजेशन से गोल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय से, कि हमारे जो है ना अदारे के ये गोल हैं या ये जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। तीसरे नंबर पे आता है जी इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ डेवलप ड्राफ्ट ऑफ इंडिविजुअल गोल यूजिंग द स्मार्ट फॉर्मेट। तो वो स्मार्ट फॉर्मेट में जो है ना डेवलप करते हैं ड्राफ्ट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ डेवलप ड्राफ्ट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, एक इंडिविजुअल के गोल के जो है ना ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं स्मार्ट फॉर्म में। स्मार्ट क्या होता है? एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रेलिवेंट और टी से टाइम बेस, ठीक है, कि ये इस तरह जो है ना स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं, ख़ास जो होते हैं, मेजरेबल जो है ना वो ये हो सकते हैं, अटेनेबल अचीवेबल भी होते हैं, रेलिवेंट बिल्कुल जो है ना वो रेलिवेंट होते हैं एजुकेशन के, और टाइम बेस के, टाइम के हिसाब से। ये नहीं है कि 10 साल का मनसूबा एक दफ़ा देते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है जी प्लानिंग में, कि जो सुपरवाइज़र होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिव्यू करते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को। वो ऑब्जेक्टिव और गोल्स को जो है ना वो रिव्यू करते हैं, इंश्योर करते हैं जी प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी। जो सुपरवाइज़र होते हैं वो सर्टन गोल्स सेट करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, और रिक्वायरमेंट करते हैं कि पोजीशन इन माइंड बट नॉट पर्सन होल्डिंग द पोजीशन, के जो है ना कि स्टैंडर्ड एंड द रिक्वायर्ड, कि जिस पोजीशन पे एक बंदा होना चाहिए, कोई जो है ना वो मेरिट यानी मेरिट होना चाहिए, मेरिट के सिवा कोई ऐसा बंदा उस पोजीशन को होल्ड ना करे, नॉट पर्सन होल्डिंग द पोजीशन। तो जो है ना वो एम्प्लॉयज़ अब सुपरवाइज़र लास्ट प्लानिंग में पहले तो वो सबसे लिस्ट भेजते हैं, दूसरे नंबर पे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल बताते हैं, तीसरे नंबर पे जो गोल सेट करते हैं वो स्मार्ट गोल होते हैं ताकि अचीव भी हों, स्पेसिफिक भी हों, मेजरेबल हों, रेलिवेंट हों, टाइम बेस्ड भी हों, और चौथे में वो सीधे जो है ना ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके, और फिर उस हिसाब से बंदों को पोजीशन के हिसाब से जॉब दे देते हैं, काम दे देते हैं कि ये आपने करना है। तो ये सारा कुछ था प्लानिंग में, कि प्लान किया उनने जो है ना वो मिल के ऑर्गेनाइजेशन के जो थे बड़े उनके साथ। दूसरे नंबर पे आती है जी कोचिंग। अब कोचिंग में जो है ना सुपरवाइजर ट्रैक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रीइंफोर्स और कोचेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फर्दर डेवलप द एम्प्लॉय। तो ये फर्दर एम्प्लॉय करने कहते हैं ना कि जैसे क्रिकेट में कोच, तो कोच होता है इसीलिए उनको अच्छा गाइड करे, उनको परफॉर्मेंस जो है ना फर्दर बेहतर करने में हेल्प करे। तो यहाँ भी सुपरवाइज़र एज अ कोच एक्ट कर रहा है कि सुपरवाइज़र जो होता है ना
वो उन ट्रैक इंडिविजुअल जो होते हैं ना उनको परफॉर्मेंस दे एंड जो ना उनकी रीइंफोर्स कर रहा है ताकि वो इम्प्रूव करें, परफॉर्मेंस को फर्दर डेवलप करें। दूसरे नंबर पे आता है जी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं जो है ना सुपरवाइज़र को अबाउट द बैरियर्स टू सक्सेस के, उनको सक्सेस टू सक्सेस या बैरियर टू सक्सेस के कौन से उनको हर्डल्स आ रहे हैं, कौन से जो है ना रास्ते में रोड़े हैं जो उन्हें रोक रहे हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, कोचिंग के लिए हेल्प यानी मांगते हैं। और थर्ड नंबर पे है सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय में इनिशिएट सॉरी इनिशिएट इंटरम रिव्यू मीटिंग टू डिस्कस परफॉर्मेंस प्रोग्रेस टू डेट। तो अब तक यानी कितनी प्रोग्रेस हुई है ये चेक करने के लिए कोचिंग में वो बुलाते हैं। और फिर उनको कोचिंग में मेन मकसद प्लानिंग में तो प्लान की उन्हें गोल सेट किए, ठीक है, जबकि जो कोचिंग थी इसमें उन्हें सिंपल उन्हें कोच प्रोवाइड किया, उन्हें जो है ना वो परफॉर्मेंस फर्दर डेवलप करने में हेल्प की, इम्प्रूव करने में हेल्प की। तो ये कोचिंग का मकसद हो गया, यही बात है सिंपली सादा सी। और तीसरी नंबर पे है रिव्यू कि नो लेटर देन डेडलाइन सुपरवाइज़र विल कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल कि डेडलाइन जो भी दी जाती है यानी 30 अगर जून डेडलाइन है कि साल पूरा हो गया जी आज, तो उसी वक्त जो है ना वो मैनेजर या सुपरवाइज़र को जो है रिव्यू करना चाहिए, उनको लेट नहीं करना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसी वक्त उन्हें जायज़ा लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द साइकिल, परफॉर्मेंस साइकिल के एंड पे एम्प्लॉयज़ जो है ना वो प्रोवाइड करें सुपरवाइज़र विद द एक्चुअल रिजल्ट अचीव एंड द सुपरवाइज़र कंप्लीट अप्रेजल कि वो कंप्लीट जो एक्चुअल रिजल्ट आए हैं, जो वो अच्छी परफॉर्मेंस है बुरी है, वो उनको सुपरवाइज़र को प्रोवाइड की जाए, सुपरवाइज़र भी इवैल्यूएट करें रेट्स और कॉम्पिटेंसी जो है ना एट दिस टाइम, इस टाइम जो है ना रेट्स और कॉम्पिटेंसी को जो है ना वो जज करें, उसको इवैल्यूएट करें, उसको रिव्यू करें। और ओवरऑल रेटिंग जो है ना एट द एंड ऑफ द कैपेसिटेंसीज सेक्शन इज सिस्टम कैलकुलेटेड। तो एंड पे जो है ना वो कैपेसिटेंसी उसकी जो है ना कैपेसिटेंसी कॉम्पिटेंसी जो है ना वो इवालुएट करें, रिव्यू करें। फिर एंड पे है जी 4 नंबर के सुपरवाइज़र जो है ना वो कंप्लीट करें, कंप्लीशमेंट करें सेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म के जो उन कंपोनेंट में जहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान का होता है उसको लिखें कि ये अकम्प्लिश हुआ है कि नहीं हुआ और उस सेक्शन में रिकॉर्ड रखें। नेक्स्ट है जी जो अप्रेजल जो होगा वो विल बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस होगा कि जो अप्रेजल आप करोगे वो एम्प्लॉइज़ को करोगे, एम्प्लॉइज़ ने रिव्यू उनकी रिव्यू करोगे इंटायर पीरियड इंटायर ईयर का, और उनको नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट और परफॉर्मेंस प्रायर टू द रिव्यू पीरियड बीइंग एवलुएटेड। तो पूरे जो है ना उनके पीरियड की जो है ना एवलुएट करें, उसके रिजल्ट को जो है वो मेंशन करें कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसे हुई है ताकि वो नेक्स्ट जो है ना मज़ीद बेहतर हो। फिर कमेंट सेक्शन में जो है ना प्रॉपर सपोर्ट यूज़ टू सपोर्ट परफॉर्मेंस रेटिंग और इंडिकेट करें कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, गाइडेंस प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को। फिर जो है ना कमेंट करें कि मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सीड स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड क्या हैं, बिलो स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड से ऊपर हैं या स्टैंडर्ड से नीचे हैं। फिर नीड क्या है इंप्रूवमेंट की, अनसेटिस्फैक्ट्री है जो जिस तरह से होता है ना अनसेटिस्फैक्ट्री वीक पुअर सेटिस्फैक्ट्री, तो इस तरह जो है ना वो एंड पे उसको दें कि रेटिंग स्केल पे कि वो कैसी उसकी परफॉर्मेंस है। तो ये सारा रिव्यू में यही कुछ बता रहे हैं कि वो बंदे की जैसे रिज़ल्ट कार्ड आप बनाते हो ना, कोई टीचर रिज़ल्ट कार्ड बनाता है तो उसमें वो पूरा जो है ना ग्रेड वगैरह लिखता है उस बंदे के, फिर एंड पे जो है ना वो लिखता है सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री। तो वो फिर जो है ना वो पर्सन हु कंप्लीट जो पर्सन कंप्लीट करे वो साइन करे परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पे रिपोर्ट पे, और रेटर ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी एम्प्लॉय इमीडिएट सुपरवाइज़र। तो वो रेटिंग जो भी करेगा वो सुपरवाइज़र इमीडिएट सुपरवाइज़र करेगा एम्प्लॉय का, ठीक है, कि जो भी इवैल्यूएट करता है वो पर्सन आपने साइन करे, जिस तरह बिल्कुल सेम रिज़ल्ट कार्ड पे जो है ना वो होता है कि कंट्रोलर इम्तिहानात के, फिर इंचार्ज टीचर के। तो इस तरह जो बंदा कंप्लीट करता है वो अलग साइन करेगा, जो सुपरवाइज़र है वो अलग साइन करेगा, और वो रेटर भी करेगा। फिर जो है ना एम्प्लॉय वर्क जो कर रहा है अंडर मोर देन वन सुपरवाइज़र, जो एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र के दरमियान काम कर रहा है ड्यूरिंग रेटिंग पीरियड, तो सुपरवाइज़र अंडर हुम द एम्प्लॉय वाज वर्किंग एट द टाइम द चेंज इन असाइनमेंट अकर्ड शैल प्रिपेयर एन अप्रेजल फॉर द पीरियड एज द एम्प्लॉय सुपरवाइज़र। तो क्या होगा कि वो कहते हैं कि अगर एक बंदे ने एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र के अंडर काम किया तो वो फिर जो टाइम चेंज करते वक्त जो असाइनमेंट उसे मिली है उस वक्त जो होता है ना सुपरवाइज़र, वो फिर उसकी जो है वो रेटिंग करेगा। फिर जी परफॉर्मेंस जो है द परफॉर्मेंस डिस्कशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस डिस्कशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप रिजल्ट शैल बी रिव्यूड विद द एम्प्लॉय इन फेस टू फेस डिस्कशन। तो आप रिजल्ट उसकी फेस टू फेस यानी सामने बैठा के कहते हैं ना, पेरेंट्स को बुलाएं जी, बच्चों के रिजल्ट उनसे डिस्कस करेंगे या स्टूडेंट से कि आप इसमें क्यों फेल हुए, यहाँ पे आपको क्या मसला, तो इस तरह जो है वो रिजल्ट डेवलप करें। तो वो चीज़ें होगी, प्लान हो गया सबसे पहले कि प्लानिंग कैसे करनी है, फिर जो है ना वो
उसके बाद जो है वो कोच करना है, फिर जो है ना वो रिव्यू करना है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना तकरीबन इस तरह थी कि प्लानिंग की, उन्हें गोल शोल सेट किए एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के, फिर उसको कोचिंग भी दी कि ये इस तरह करना है उस, ताकि जो है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल हो। फिर रिव्यू किया उनका, यानी एक किस्म का जायज़ा लिया, पेपर लिया और सारा कुछ जो है ना वो रिपोर्ट ठीक है चेक किया। अब परफॉर्मेंस जो अप्रेजल मेथड है, तो ये क्या है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑन द जॉब एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट के। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड जो है ना, इसका मेन मकसद ही यही होता है कि इवालुएट किया जाए एक इंडिविजुअल की, कि वो परफॉर्मेंस जॉब पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसकी पोटेंशियल कितनी है डेवलपमेंट के लिए, वो कितना डेवलप कर सकता है, कितना डेवलप हो सकता है। तो ये इसका पता करने के लिए जो है ना वो परफॉर्मेंस अप्रेज मेथड यूज़ होता है। अब मीनिंग क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो हमने पहले ही काफ़ी जो है ना इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ना वो असेसमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की सिस्टमैटिक वे में, कि सही वो प्रॉपर उन्हें मेथड बताया कि आपने जो है ना रिपोर्ट तैयार करनी है पूरे ईयर की, और फिर उसके हिसाब से जो है ना वो डेवलप करके उसके और जायज़ा लेना है। इट इज़ डेवलपमेंट टूल यूज फॉर आर राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। फ़ायदे इसके बेनिफिट्स में यह आता है कि ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, ये एम्प्लॉय की किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मेजर करने में जो है ना वो कि फैक्टर जॉब नॉलेज क्वांटिटी आउटपुट इनिशिएटिव लीडरशिप एबिलिटी सुपरविजन डिपेंडेबिलिटी कोऑपरेशन जजमेंट वर्सटैलिटी एंड हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें जज करने के लिए उसको जो है ना ये परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ताकि वो बंदा काबिल भी है, वो उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, लीडरशिप को जो है ना वो स्किल्स भी हैं, एबिलिटीज़ भी है, सुपरविजन भी है। तो ये सब जिसमें हो उसको वो फिर उस हिसाब से वो कहते हैं कि ये देखते हैं, ये चीज़ें चेक करने के लिए उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो जॉब जो एनालिसिस है उसमें कहते हैं, जॉब एनालिसिस में सीधा सीधा डिस्क्राइब किया जाता है वर्क उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब के, कैसी जो है ना वो आपकी किसी बंदे में क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। जबकि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ट्रांसलेट जॉब रिक्वायरमेंट्स इनटू लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। तो इससे जो है ना कि कुछ स्टैंडर्ड हैं कि आपने 3 मंथ बाद या 5-4 मंथ बाद आपका टेस्ट होगा, आपने 60% जो है ना वो देना है रिजल्ट। तो तब जाके जो है ना, पहले तो आपने उसको जॉब बताई कि आपने बायो पढ़ानी है या केमिस्ट्री पढ़ानी है या इंग्लिश पढ़ानी है क्लास में, ठीक है, ये होगी जॉब। और इसके लिए हमें एमएससी बायोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट या जोलॉजिस्ट चाहिए। फिर आप दूसरे नंबर पे आता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में सीधा है ट्रांसलेट करें जॉब रिक्वायरमेंट को ताकि आप कहें कि हमारे यहाँ जो है ना वो आप 2-3 मंथ प्रोबेशन पे, उसके बाद अगर आप का रिज़ल्ट 60% आता है तो हम आपको परमानेंट कर लेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है। तीसरे नंबर पे आता है जी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है रेलिवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल के, डिस्क्राइब द जॉब रेलिवेंट के जॉब के हिसाब से लोगों को आपने 30 चीज समझ लें कि वो 3 मंथ बाद आपने टेस्ट लिया, और फिर जितने न्यू टीचर थे आप उन्हें बताओगे कि जॉब के हमारे जॉब के लिए ये चीज़ें चाहिए थी, 60% रिजल्ट चाहिए था या 70% रिजल्ट चाहिए था, और ये इतना पंक्चुअलिटी चाहिए थी, रेगुलरिटी चाहिए थी, लेकिन ये आपकी वीकनेस है, आपने यहाँ पे अच्छा काम किया है, यहाँ पे आपने कमियाँ छोड़ी हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन कौन से हैं। यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेज। तो परफॉर्मेंस अप्रेज को यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो प्रमोशन की जाती है, इस तरह प्रमोशन होती है, फिर कन्फर्मेशन होती है, प्रमोट होती हैं चीज़ें, ठीक है, कन्फर्म होती हैं कि ठीक है ये परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, या जो है ना पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, कोचिंग या प्रोवाइड करते हैं, जो है ना कंपनसेशन, रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यू करते हैं ताकि जो है ना वो उनको मज़ीद बताया जाए उनकी कमियां खोल के कि आपने ये कमियां की हैं और ये आपकी मजबूती है तो ये काम करें। फिर कम्पिटेंसी बिल्डिंग करते हैं ताकि कैपेसिटेंस जो है ना उनमें बड़े कम्पिटेंट हों, ठीक है। इंप्रूव करते हैं कम्युनिकेशन, इवैल्यूएशन करते हैं एचआर प्रोग्राम्स की, और फीडबैक और ग्रीवनेस देते हैं एंड पे, कि फीडबैक देते हैं कि अच्छा या बुरा काम आपने किया। एचआर प्रोग्राम की जो है ना एचआर प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करते हैं। गोल्स क्या हैं जी परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जनरल गोल जो है ना और स्पेसिफिक गोल। अब जनरल गोल में आता है डेवलपमेंटल यूज़, के डेवलपमेंट करनी है हमने। तो इस तरह जो है ना डेवलपमेंटल यूज़ के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल की नीड्स देखी जाती हैं कि टीचर या स्टूडेंट की नीड क्या है, वो स्पेसिफिक में देखा जाता है, उन नीड को पूरा किया जाता है। परफॉर्मेंस का फीडबैक दिया जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी है,
रेटिंग की जाती है परफॉर्मेंस की। ट्रांसफ़र एंड प्लेसमेंट देखा जाता है कि किस चीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसको कहाँ प्लेस करना है, उसके जो है ना कैपेबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से। स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट नीड्स देखी जाती हैं कि मजबूती के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। अब दूसरे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन यूजेस, डिसीजन यूजेस कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इस्तेमाल करती है, क्या डिसीजन करती है। उनकी सैलरी, स्पेसिफिक गोल में आता है कि सैलरी को जो है ना वो इंक्रीज़ करें या उस हिसाब से सैलरी प्रमोशन करें, उनकी प्रमोट करें उनको कि ओहदे ऊपर दें, ठीक है, पोजीशनें उनकी जो है ना वो दें पोजीशनें। रिटेंशन करें या टर्मिनेशन रखें या निकाल दें। रिकॉग्निशन करें, उनकी पहचान करें। ले ऑफिस बनाएं, ठीक है, ले ऑफ्स। फिर पूर परफॉर्मर जो है ना उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगी कौन जो है लाइबिलिटीज़ हैं और कौन जो है ना वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे जी ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस में आता है कि HR प्लानिंग करें, ठीक है, HR प्लानिंग के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी प्लानिंग करें। ट्रेनिंग नीड्स की करें कि ट्रेनिंग की क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से कोचिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं क्या, क्या वो ऑब्जेक्टिव हैं उनके, क्या गोल हैं, क्या वो हासिल करना चाहते हैं। अचीवमेंट्स देखें, गोल आइडेंटिफिकेशन करें। फिर HR सिस्टम इवाल्वेशन करें। रीइंफोर्समेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड के मुताबिक रीइंफोर्स करें कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी जो है ना वो निकालनी है। डॉक्यूमेंटेशन करें, एंड पे रिपोर्ट्स वगैरह बनाएं। वैलिडेशन रिसर्च करें फॉर HR डिसीजंस और लीगल रिक्वायरमेंट देखेंगे कौन कौन सी लीगली चीज़ें चाहिए जिनसे काम बनेगा, जिनसे उसकी फिर रिपोर्ट बनाए, उसको रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करें। नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है, इसका मेन जो होता है प्रोसेस वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेशन ऑफ अप्रेजल के, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो अप्रेजल के कि अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे। क्या हमने फॉर एग्जांपल इम्प्रूव करना है, या कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो निकालना है, या कुछ एम्प्लॉयज़ को उन बेहतर करके रखना है। फिर जॉब एक्सपेक्टेशंस इस्टेब्लिशमेंट, जॉब की एक्सपेक्टेशन क्या है, किसी से तौक़ात क्या हैं, वो देखते हैं कि वो बंदा हमारे स्टैंडर्ड जॉब के क्या हैं। फिर डिज़ाइन करते हैं अप्रेजल प्रोग्राम के, एक प्रोग्राम जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं कि इस तरह से होगा तभी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी, स्टैंडर्ड पे आएगी। फिर अप्रेज करते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। परफॉर्मेंस के इंटरव्यू करते हैं। फिर परफॉर्मेंस के इंटरव्यू करते हैं वो जिस तरह फेस टू फेस, तो फिर वो बताया जाता है। फिर यूज़ डाटा करते हैं अप्रोप्रिएट पर्पज़ के लिए, कि जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं उसको अप्रोप्रिएट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स कौन से हैं अपॉर्चुनिटीज़ के दौरान के, कौन सी चीज़ें जो वो मुख्तलिफ हैं या चीज़ें वो वेरी करती हैं एक दूसरे के साथ। नंबर 8 पे है यूजिंग करते हैं जी सोशल प्रोसेसेस, फिज़िकल प्रोसेसेस, ह्यूमन एंड कंप्यूटर असिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर वगैरह इनका प्रॉपर यूज़ करते हैं इन सब के लिए जो है ना वो अप्रेजल के प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू अप्रेजल्स। मॉडर्न और ट्रेडिशनल कौन सी हैं। अब कैटेगरीज में आते हैं सबसे गाइडिंग वैल्यूज़ में। अब ट्रेडिशनल में क्या जी इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक, कंट्रोल ओरिएंटेड और डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट बना दिए, कंट्रोल ओरिएंटेड किया और इंडिविजुअलिस्टिक किया। लेकिन मॉडर्न में अब क्या अब प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से रिसर्च होती है। अब डेवलपमेंटल में जो है ना वो देखा जाता है, गाइडिंग की जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाए। दूसरे नंबर पे है लीडरशिप स्टाइल। तो जो ट्रेडिशनल में था डायरेक्शनल था और इवैल्यूएटिव था, कि सीधी सीधी डायरेक्शन दे दिया आपने, समझा दिया, आपका काम हो गया, और इवैल्यूएट किया। लेकिन अब मॉडर्न में क्या है, फैसिलिटेटिव है कि वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो कोचिंग हेल्प करते हैं। अब लीडरशिप स्टाइल में कि पहले लीडरशिप होता था बिल्कुल डायरेक्शन दे दी, ठीक है इधर जाओ ये करो, ठीक है आपने पढ़ाना है, इवैल्यूएट करना, बस फिर इवैल्यूएट किया। लेकिन मॉडर्न में क्या हो गया, फैसिलिटेटिव हो गया कि अब वो पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं और कोचिंग देते हैं साथ आपको ताकि बेहतर बनाया जा सके। फिर फ्रीक्वेंसी में क्या, ट्रेडिशन में जो है ना ओकेजनल होती थी, कभी कभी, ठीक है ना, मौके पे, ठीक है, साल में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, 6 महीने में 1 दफ़ा। जबकि मॉडर्न में क्या फ्रीक्वेंट है, आप लगातार होती हैं। फिर फॉर्मेलिटीज़ क्या थी, ट्रेडिशन में हाई फॉर्मेलिटीज़ थी, इसमें अब इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। रिवॉर्ड यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअलिस्टिक था। जो ट्रेडिशनल था कि एक बंदे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती, ये हो गया, वो उसने काम कर दिया। जबकि आप मॉडर्न में ग्रुप लेवल पे भी देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी जो है वो रिवॉर्ड करते हैं ताकि जो है ना वो लोग आगे मिल के बढ़ के मिलजुल के काम करें। नेक्स्ट है जी टेक्निक मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो
ब्रॉडली ऑल मेथड्स ऑफ अप्रेजल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। दो डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना अप्रेजल मेथड को डिफाइन जो है ना वो डिवाइड किया गया है। एक है पास्ट ओरिएंटेड मेथड और एक है फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। के एक पास्ट के हिसाब से कि उसकी बंदे की पास्ट की जो है अप्रेजल जो भी उसकी है परफॉर्मेंस उसके, और दूसरा फ्यूचर में जो है ना उसको परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करने के लिए। अब पास्ट में हमने कुछ पढ़ा जी कि वो कैसे कैसे रेटिंग, सबसे पहले तो और आता है जी कि पास्ट ओरिएंटेड मेथड में रेटिंग स्केल के, रेटिंग स्केल पे जो है ना एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। होता है ना स्केल ऐसे होता है कि ये बंदा जो है ना वो 50% है, 60% है, 70% है, और जो आप स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना एक रेटिंग स्केल सेट किया जाता है ना, उस पर फिर वो चीज़ें सेट की जाती हैं, क्राइटेरियन देखा जाता है जो है ना, फिर जो है उसकी डिपेंडेबिलिटी, उसके इनिशिएटिव, आउटपुट, अटेंडेंस, एटीट्यूड, सब कुछ उस पर चेक किया जाता है और फिर उसके हिसाब से उसकी रेटिंग स्केल की जाती है कि उसने जॉब में कितनी परफॉर्मेंस दी है। तो ये होता है मकसद रेटिंग स्केल का कि जॉब रिलेटेड जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था उसके मुताबिक जो है ना वो देखा जाता है कि वो बंदा कहाँ लाई करता है। दूसरे नंबर पर है जी चेक लिस्ट के अंडर, इस चेक लिस्ट के मेथड में जो है ना चेक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ एम्प्लॉय की जो ट्रेट है इन द फॉर्म ऑफ येस और नो बेस्ड क्वेश्चन इज़ प्रिपेयर। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो है ना उसके चेक नो और येस वाले सवाल तैयार कर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ईमानदारी से काम किया, आपने जो है ना ये किया, आपने वो किया, तो येस वो नो में वो आंसर देता है। तो जो रेटर होता है वो रिपोर्टिंग और चेकिंग एंड HR डिपार्टमेंट डज द एक्चुअल इवाल्वेशन। तो इसमें HR डिपार्टमेंट जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है वही जो है वो ये सारा कुछ करता है। अब रेटिंग स्केल हो गया पहला। दूसरा चेक लिस्ट के अब कुछ एडवांटेज है इसमें। इकॉनमी, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की इकॉनमी पे जो है ना अच्छा फ़ायदा होता है। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानी होती है। लिमिटेड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड करती है, ठीक है, आसानी से जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि स्टैंडर्ड के बेस पे होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि ये रेटर बाइस होती है, कि बाइसिस होती है कि जी HR ने जो कह दिया उसने अच्छा कहा है बुरा कहा है वही होगा। इम्प्रॉपर वेज बाय HR, तो जो है ना वो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर वेज बाय HR जो है ना वो इम्प्रॉपर भी कर सकता है। डज़ नॉट अलाउ रेटर टू गिव रिलेटिव स्टेटिंग, तो जो है ना वो रेटर को अलाउ भी नहीं किया जाता कि वो रिलेटिव जो है वो दे रेटिंग। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो पास्ट ओरिएंटेड अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर फर्स्ट चॉइस मेथड है कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है ना अरेंज किया जाता है ब्लॉक्स और 2 और मोर आर गिवन एंड द रेटर इंडिकेट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो उसमें पहले जो था ना ऊपर चेकलिस्ट उसमें येस और नो था, इसमें जो है ना अरेंज इन द ब्लॉक्स ऑफ 2 और मोर आर गिवन द रेटर इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो वो देखा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। दो ब्लॉक दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो उनमें फिर जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनमें देखा जाता है कौन सी जो है ना वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। रेटर इज़ फोर्स टू मेक ए चॉइस, तो रेटर को वो चॉइस बनानी पड़ती है। HR डिपार्टमेंट डज एक्चुअल असेसमेंट, और HR डिपार्टमेंट ही इसमें जो है वो एक्चुअल असेसमेंट करता है कि वो बताता है कि सही है या गलत है। एडवांटेज इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ पर्सनल बाइसेस नहीं है, वो उसी स्टेटमेंट के हिसाब से अरेंज करते हैं कि यस एंड नो है। और बिकॉज ऑफ फोर्स चॉइस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स चॉइस है, यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको चुनना पड़ता ही है अपनी मर्ज़ी से नहीं। फिर डिसएडवांटेज ये है कि स्टेटमेंट में भी रॉन्गली फ्रेम्ड, कि हो सकता है कि स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग भी फ्रेम की जा सकती है, गलत भी लिखी जा सकती है, और जो है उसको चेंज भी किया जा सकता है। फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इसमें क्या करता है, एम्प्लॉयज़ आर क्लस्टर्ड, ठीक है, क्लस्टर्ड अराउंड एक हाई पॉइंट ऑन अ रेटिंग स्केल, कि क्लस्टर्ड हो जाते हैं जो है वो गुच्छा बना लेते हैं ऑन एक हाई पॉइंट ऑन ए रेटिंग स्केल पे। रेटर को अब कंपेल्ड किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉयज़ ऑन ऑल पॉइंट ऑन द स्केल। अब इसमें वो कहता है कि हाई पॉइंट के इर्द गिर्द सारे जो है ना वो एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन रेटर को अब जो है ना कंपेल्ड किया जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें एम्प्लॉयज़ को पूरे रेटिंग स्केल पे। जो अज्यूम किया जाता है कि परफॉर्मेंस जो है वो कंफर्म होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है ना वो कंफर्म्ड होगी। ताकि इसके एडवांटेज क्या है एलिमिनेशन के, यहाँ से निकाले जाते हैं बहुत से लोग कि सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन आप उनने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ को लो पे लेके आए, कुछ को हाई पे, कुछ को मिडिल पे। अब डिसएडवांटेज क्या, अजम्पशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और अनरियलिस्टिक है, क्योंकि एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के और यानी जो है ना वो मीन मेड मोड वो स्टैटिक्स में कोई डिफरेंस आ गया। नंबर 5 है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो
क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में ये होता है कि द अप्रोच इज़ फोकस्ड ऑन सर्टन क्रिटिकल बिहेवियर। कुछ क्रिटिकल बिहेवियर होते हैं एम्प्लॉयज़ के जो दैट मेक ऑल द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस करते हैं। सुपरवाइज़र एज एंड व्हेन दे अकर रिकॉर्ड सच इंसिडेंट। तो सुपरवाइज़र जब जो है ना वो अकर होता है रिकॉर्ड, इस तरह के इंसिडेंट को रिकॉर्ड करता है। अब इसके भी एडवांटेज और जो है वो डिसएडवांटेज हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के। एडवांटेजेस में क्या है, इवाल्वेशन आर बेस्ड ऑन एक्चुअल जॉब बिहेवियर्स। तो इवाल्वेशन जो की जाती है वो एक्चुअल जॉब बिहेवियर के, कैसे बंदे का बिहेवियर है उस पे बेस पे की जाती है, ये इसका एडवांटेज है। रेटिंग आर सपोर्टेड बाय डिस्क्रिप्शन, को रेटिंग को जो भी है वो सपोर्ट किया जाता है बाय डिस्क्रिप्शन दे के, उसको डिस्क्राइब करके। फीडबैक इजीली मिल जाती है, इजी देना होता है। रिड्यूस की जाती है जी डिसेंसी बाइसेस के, बाइस के बेस पे जो है ना वो डिसीजन नहीं होते उस बंदे की, जो बंदा डिसीजन कर रहा हो। चांसेस होता है कि सब ऑर्डिनेट जो है ना इम्प्रूवमेंट और हाई के जो लोग हैं वो एम्प्लॉय ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। डिसएडवांटेज में क्या है कि नेगेटिव इंसिडेंट जो है ना वो कैन बी प्रायोरिटाइज के प्रायोरिटाइज किया जाता है जो नेगेटिव इंसिडेंट, फॉरगेटिंग इंसिडेंट की जाती है। ओवरऑल जो क्लोज सुपरविजन और फीडबैक में भी जो है ना वो टू मच एंड मे अपीयर टू बी पनिशमेंट। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं और एज अ पनिशमेंट भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो है ना इसके डिसएडवांटेज थे। अब बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो बिहेवियर एंकर्ड जो रेटिंग स्केल है इसमें स्टेटमेंट जो होती है ना इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर की वो डिटरमिन की जाती है पॉइंट। दे आर सेड टू बी बिहेवियरली एंकर्ड, ठीक है। एंचर्ड द रेटर इज सपोज टू से विच बिहेवियर डिस्क्राइब द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इसमें जो है ना वो रेटर सेलेक्ट करता है कि किस बिहेवियर की बेस पे वो जो है एम्प्लॉय को रेट करेगा। एडवांटेज ये है कि हेल्प करता है ओवरकम रेटिंग एरर को, ठीक है। और डिसएडवांटेज में ये है कि ये सफ़र करता है फ्राम द डिस्टॉर्शन इनहेरेंट इन मोस्ट रेटिंग टेक्निक। रेटिंग टेक्निक में डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में होता है कि अप्रेजल डन बाय समवन आउटसाइड एम्प्लॉयज़, कुछ आउटसाइड एम्प्लॉय से, बाहर के लोगों से करवाई जाती है। डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट यूजली फॉर्म कॉपरेट ऑफ HR डिपार्टमेंट, और ऑन से नहीं बल्कि आउटसाइड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे ऑन डिपार्टमेंट से करवाई जाती है। एडवांटेज इसके ये होते हैं कि यूज़फुल होता है फॉर मैनेजरियल लेवल प्रमोशन के लिए और कंपेरेबल होता है, इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। डिसएडवांटेज में ये है कि आउटसाइडर जो है वो जनरली फेमिलर नहीं होते एम्प्लॉय के वर्क इन्वायरमेंट से, तो और ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एक्चुअल बिहेवियर की नॉट पॉसिबल, कि वो एक्चुअली बिहेव उसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। तो इस पे बेस पे जो है ना ये टेस्ट बेस पे होता है ऑन द बेस ऑफ टेस्ट नॉलेज और स्किल। टेस्ट जो है ना वो रिटन फॉर्म में हो सकते हैं या फिर एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल हो सकती है। टेस्ट जो है ना वो रिलायबल होते हैं और वैलिडेटेड होते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। टेस्ट जो है ना वो मेजर किए जाते हैं पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल है एक बंदे में, मोर देन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो कितना पोटेंशियल है उसका। डिसएडवांटेज ये है कि टेस्ट में सफ़र इफ़ कॉस्ट ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट आर एडमिनिस्ट्रेशन हाई। अगर कॉस्ट हाई होगी तो वो टेस्ट भी सफ़र करेगा। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स में आता है जी मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले मोस्टली यूज़ करते हैं। दिस एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री इज़ नॉट रूल्ड आउट। इंडस्ट्री में ये इतनी जो है ना वो आम नहीं है। तो रिपोर्ट जो है ना वो गिवन जाती है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR जो है ना वो रिकॉर्ड रेटिंग रिस्पेक्ट टू जॉब या कॉन्फिडेंशन उसके हिसाब से वह दी जाती है। फिर ऐसे मेथड, तो इस मेथड में ये होता है कि जो रेटर है वो राइट डाउन करता है एम्प्लॉयज़ को डिस्क्रिप्शन डिटेल और उनकी जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ओवरऑल उनका इम्प्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस, फिर प्रमोटेबिलिटी, एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, उनकी जो जो परफॉर्मेंस थी, जो जो कैपेबिलिटीज़ थी, जो जो जॉब स्ट्रेंथ वीकनेस थी, वो सब कुछ वो लिख के एक ऐसे की मदद से लिख के उनको भेजता है। और ये एक्सट्रीमली यूज़फुल है ताकि जो है ना फिलिंग किए जाएँ जो इन्फॉर्मेशन गैप है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, दैट ऑफन अकर इन बेटर स्ट्रक्चर चेकलिस्ट के, ताकि जो है ना बेटर स्ट्रक्चर चेकलिस्ट बनाई जा सके। जो भी वहाँ पे कमी है उनको पूरी की जाती हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि राइटिंग स्किल जो है राइटर की वो अगर ना गुड होगी, गुड नॉट राइटर वो नहीं है, तो तब जो है वो जो आगे एम्प्लॉय है वो कर देगा, मिसअंडरस्टैंड कर देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है कि इसके मुताबिक जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना इवैल्यूएट की जाती है मॉनेटरी रिटर्न यील्ड टू हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कितनी लगी है और उस पर कितना बैकअप आया, उस हिसाब से कॉस्ट टू कीप एम्प्लॉय एंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन डिराइव इज असर्टेंड हेयर इट इज़ डिपेंड अपॉन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट और बेनिफिट पर कितने इन्वेस्ट किया और कितना वापस आया। फिर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन मेथड आता है जिसमें रैंकिंग और पेड कंपैरिजंस किए जाते हैं, कि इसमें आप जो है ना कलेक्शन की जाती है डिफरेंट मेथड की और परफॉर्मेंस को वर्कर के साथ कंपेयर किया जाता है। और एक्चुअल टेक्निक्स जो है ना वो यूज्ड मे बी रैंकिंग मेथड्स एंड
पेड कंपैरिजन मेथड के हिसाब से की जाती है। रैंकिंग अब मेथड क्या होता है कि रैंक करना मेरिट के बेस पे जो है ना किसी को बेस्ट या वर्स्ट से जो है ना वो पोजीशन कहते हैं ना, रैंक करना 1 2 3 4 जो है ना 14 15 इस तरह जो है ना वो की जाती है, उसको पोजीशन दी जाती है। पेड कंपैरिजन में क्या है कि दो को कंपेयर किए जाते हैं, दो के परफॉर्मेंस एक ही 10% है, दूसरे की जो है ना निस्बत 20 है या 30 है, तो इस तरह जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है ताकि जो है ना वो ये देखें 2 उसने लगाया हुआ n-1/2, तो ये इस तरह जो है ना वो की जाती है। अब फ्यूचर ओरिएंटेड में आते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड जो पास्ट ओरिएंटेड है उसमें हमने पढ़े कि उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसे जज की जाती है। फ्यूचर में आप क्या करते हैं, तो फ्यूचर में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट करती है रिलेटेड अगेंस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटेड बाय जो स्टेट किए थे जी मैनेजमेंट ने उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। MBO यानी मैनेजमेंट जो है ना वो बाइस ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स उनको अंडर जो है ना कुछ चीज़ों का किया जाता है, जैसे एस्टैब्लिश किए जाते हैं गोल और डिज़ायर आउटकम फॉर ईच सबऑर्डिनेट आर एम्प्लॉय के लिए कुछ गोल दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि ये हमारा नताइज है, ये हमें नतीजा चाहिए। सेटिंग की जाती है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के, इस बेस पे आपने जो है ना परफॉर्मेंस करनी है, ये स्टैंडर्ड है, इतना रिजल्ट देना है। कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल गोल विद अटेन बाय द एम्प्लॉयज़ के एक्चुअल गोल हमारे क्या थे और अटेन क्या एम्प्लॉय ने हासिल किए हैं। फिर इस्टेब्लिश किए जाते हैं न्यू गोल और न्यू स्ट्रेटजी नॉट अचीव्ड इन प्रीवियस ईयर के, अगर एक साल में नहीं हो सकते तो नेक्स्ट ईयर में न्यू गोल वगैरह सेट किए जाते हैं। एडवांटेज इसके क्या हैं, इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर मैनेजरल पोजीशन, मैनेजरियल पोजीशन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है जो है ना वो यूज़फुल है। तो डिसएडवांटेज ये है कि नॉट हर जॉब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लोकेशन मेरिट पे मे रिजल्ट इन सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल, तो शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं और रदर देन इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल, तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल के लिए इतना इंपॉर्टेंट इतना जो है ना वो नहीं काम हो सकता। साइकोलॉजिकल अप्रेजल ये है कि मेंटली जो है ना लोग को ब्रेनी तौर पर जो है ना वो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जाते हैं, डिस्कशन की जाती है सुपरवाइज़र के साथ, रिव्यू उनकी जो है ना कंसुलेशन की जाती है, उनको मेंटली लोगों को प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमें फ्यूचर में ये जो है ना मोटिवेट किया जाता है उनको, उनके इंटेलेक्चुअल जो इमोशनल एम्प्लॉयज़ की इमोशनल वगैरह को इमोशन वगैरह को कंट्रोल किया जाता है, उनको बताया जाता है कैसे आपने अच्छा काम करना है ताकि वो उनको मोटिवेट किया जाता है, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है ताकि अच्छा रिजल्ट आए। फिर असेसमेंट जो सेंटर्स हैं ये पहले USA और UK में जो है ना फास्टली हुए जो है 1943 में, फिर जो है ना असेसमेंट सेंटर आप दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है पाए जाते हैं जहाँ पे मैनेजर होते हैं और वो कम टूगेदर करते हैं और पार्टिसिपेंट की जो होती हैं जॉब रिलेटेड एक्सरसाइज वो एवेलुएट करते हैं और ट्रेन करते हैं ओवर ऑब्जर्वर्स और उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट एम्प्लॉय ट्रैवलिंग उनमें लॉजिंग जो है ना साइकोलॉजिस्ट, तो ये उनके इसके लिए डिफरेंट बंदे चाहिए होते हैं, तो वो सारे ज़ाहिर सी बात है चार्ज ले करेंगे पास जो है ना उनको पे देनी पड़ेगी, तो इस वजह से बड़ा जो है ना ये इसमें बड़ा खर्चा आता है, बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर जो है ना एडवांटेज ये है कि वेल कंडक्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस प्रोग्रेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिलायबिलिटी होती है क्योंकि बंदे खुद कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी प्रिडिक्टिव, और जो है ना वो रॉन्ग पीपल हायर नहीं होते बल्कि टेस्ट लेने के बाद आप जो वही लोग हायर करते हो जो काबिल होते हैं। 360 डिग्री फीडबैक, अब 360 फीडबैक का मतलब है आर डायरेक्शन में यानी आर टेक्निक में। इट इज़ टेक्निक विच इज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन इंडिविजुअल ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स लाइक इमीडिएट, तो एक बंदा जितने जितने लोग के अंडर काम कर रहा होता है उस सब से, उसके जो सुपरवाइजर्स हैं उससे, टीम मेंबर से, कस्टमर जो पीर जो सब से, यानी वो उसकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड लिया जाता है 3 डिग्री, फिर उसे फीडबैक दिया जाता है। ठीक है कि ताकि वो अप्रेजर बन सके। फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है ताकि जो है ना वो ऑडिट किया जाता है, ऑडिट जो है ना वो डिग डीप इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रॉब करता है अकाउंट रिकॉर्ड को ताकि जो भी वो पॉलिसीज़ हों उसके जो भी एरियाज़ हों फाइनेंशियल एरियाज़ में सेंसिटिव। ठीक है, तो पब्लिकली जो है ना ट्रेडेड कॉर्पोरेशन जस्ट और सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट, रेगुलर बेसिस पे जो है ना ऑडिट किया जाता है, उसके देखा जाता है फाइनेंस कितना खर्चा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, कितना जो है ना उसने जो है चीज़ें की हैं और क्या कुछ जो है ना उसने कोई करप्शन तो नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें आप इसके लिए कुछ स्टेप लगते हैं। सबसे पहले स्टेप में तो रिव्यू सिस्टम होता है कि इन्फॉर्मेशन की जो है ना वो रिव्यू लिया जाता है, बैंक स्टेटमेंट उसके सब जो है ना उसको स्केल उसकी सीट्स उसकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट्स और सारा कुछ दिया जाता है और फिर वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है कि ये रिकॉर्ड है, तो आप चेक करें कि इसने कोई फाइनेंशियल जो है ना वो ऑडिट करें कि वाकई में जो है ना चीज़ें ऐसी हुई हैं और अच्छी हुई हैं। फिर जो है ना लुक कंपनी के रिकॉर्ड में देखा जाता है, पॉलिसीज़ चेक की जाती हैं। ठीक है, स्टोर जो प्रॉपरली होती हैं, फिर उनकी फ़ोटो कापी निकाली जाती है, कैश रजिस्टर टेप्स निकाली जाती हैं, देन जो है ना कैंसिल चेक देखे जाते हैं कि कितने कैंसिल हुए, कितने जो है ना वो कैश हुए, तो फिर जो है इनवॉइसेस देखी जाती हैं कि क्या कुछ जो है ना वो खर्चा आया, उस लिहाज से जो है ना ऑडिट किया जाता है कि हाँ ये क्या कुछ, जैसे वो रेड वाले नहीं करते, सारा कुछ चेक करते हैं कितना एक्स्ट्रा, कितना आपने कैसे इतना ज़्यादा कमा लिया, तो ये
फिर कंपनी के जो है ना रिव्यू में करते हैं, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअलिटी जो अकाउंट्स होते हैं उनको, जर्नल्स जो एंट्रीज होती हैं और जनरल जो लेजर होते हैं एंड करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे जाते हैं। स्टेप 4 में किया जाता है कंट्रोल की जाती है इंस्टीट्यूशन इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज़ टू गॉज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे प्रोवाइड फ्राम करप्शन से बचने के लिए ये मोस्टली किया जाता है, और पॉलिसीज़ इंक्लूड की जाती हैं ताकि अकाउंटिंग की जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनको सेपरेशन किया जाए और देखा जाए कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वाक़या में जो है ना क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। फिर कंपेयर किए जाते हैं जी इंटरनल रिकॉर्ड्स जो है ना कैश होल्डर्स के इनकमिंग एक्सपेंसेस के देखे जाते हैं और अगेंस्ट एक्सटर्नल रिकॉर्ड के, एक्सटर्नल रिकॉर्ड और इंटरनल रिकॉर्ड दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपनी के स्टोर जो एक्सटर्नल रिकॉर्ड होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है सिलेक्टेड के साथ, और ट्रांजैक्शन जो है ना वो देखी जाती हैं कि एक्सटर्नली कितनी हुई है, इंटरनली कितनी हुई है, वो सही हैं या भी नहीं है, रिलायबल हैं। फिर जो है ना एनालाइज किया जाता है जी इंस्टीट्यूशन के इंटरनल टैक्स रिकॉर्ड को, ऑफिशियल टैक्स रिकॉर्ड रिटर्न को। फिर टैक्स रिकॉर्ड जो है ना वो कैप्ट किए जाते हैं 7 years टू बी ऑन द सेफ साइड पे जो है ना वो जो है वो 7 सालों के लिए कहा जाते हैं। एकेडमिक ऑडिट में आप जो है ना वो एकेडमिक ऑडिट में देखा जाता है जी कि फिजिकल ईयर के लिए एक मॉडल ऑफ ऑन गोइंग सेल्फ रियलाइजेशन कोलैबोरेशन टीम वर्क पीर फीडबैक के कैसे कैसे जो है ना इन लोगों ने काम किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि उस बंदे का खुद का परफॉर्मेंस कितना है, ठीक है, कोलैबोरेट उसने कितना किया, टीम वर्क दूसरों के साथ मिलकर टीम वर्क कितना किया, और पीर फीडबैक क्या है उसके जो बड़े हैं। फिर जो है ना स्ट्रक्चर किया जाता है उसके फैकल्टी के साथ, स्टेक होल्डर के साथ पीर रिव्यू किया जाता है, फोकस किया जाता है जी कॉमन गोल पे, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, टीचिंग और लर्निंग जो इन्हांस किया जाता है स्टूडेंट सक्सेस को। तो इसमें एकेडमिक ऑडिट में पहले तो देखा जाता है उस बंदे की जो है ना वो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, उस बंदे ने क्या कुछ टीचिंग की है, क्या कुछ चीटिंग की है, ठीक है, दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर उसके सारे जो है ना उसने टीम में कैसा वर्क किया, उसने एज ए इंडिविजुअल कैसा काम किया, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने क्या कुछ काम किया। फिर उसके सबसे उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे रिव्यू लिया जाता है, उनके उससे उस परफॉर्मेंस का जो है वो देखा जाता है, और फिर उसको देखा जाता है कहाँ से कैसे वो रेगुलेटरी इंप्रूव होगा। फिर एजुकेशन क्वालिटी प्रोसेसेस के लिए ये किया जाता है जो एकेडमिक ऑडिट है, ताकि एजुकेशन को बेस्ट बनाया जाए और एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसको बेहतरीन किया जाए। अब एलिमेंट्स क्या है एकेडमिक ऑडिट के, सबसे पहले तो इंटरव्यू किए जाते हैं, क्वेश्चनेयर किए जाते हैं, वही जो बात है कि इंटरव्यू किया जाता है, बैठ के आप कुछ क्वेश्चन करते हो, तो ये जो है ना प्रपोजल पे एक प्रपोजल बनाते हो आप, उस पर क्वेश्चन लिखे होते हैं, और आप पूरी टीम जो होती है ना वो ऑडिट करती है, पूरे जाके क्वेश्चन करते हैं। फिर रिव्यू करते हैं जो सेक्रेटरी जो असिस्ट है वो ऑडिट टीम मेंबर्स जो है ना एडवाइसिंग करता है, अप्रोप्रिएट कंटैक्ट पर्सन ऑन स्कूल और यूनिट के साथ ऑडिट के लिए जो है ना उनके साथ रब्ता करते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी जो है ना वो चीज़ें अरेंज करते हैं। फिर टीम लीडर होते हैं, टीम लीडर से वो रिव्यू लेते हैं कि जो है ना बंदे की कैसे काम किया, पार्टिकुलर रिस्पेक्ट और वेन्यूज सेलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं जी डाउट, और रिव्यू करते हैं सेक्रेटरी जो है सर्कुलेट करते हैं नोट ऑफ एलोकेशन ऑफ, तो सारा कुछ जो है ना वो पहले में उसने उन बंदे की उसने एकेडमिक को चेक किया, उसने उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया, फिर उसके बारे में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पूरा जो है ना वो ऑडिट कर रहे हैं कि कैसे कैसे उसने काम किया। फिर टीम लीडर जो है ना वो अगेन असिस्टेड बाय द रिव्यू सेक्रेटरी टीम लीडर को जो है ना असिस्ट करता है, तो वो मेंबर जो है ना वो ड्राफ्ट करते हैं और फिर एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये रिपोर्ट फिर आगे जाती है, तो वो पता चलता है कि उस बंदे को वो इवालुएट करते हैं उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है जी टीम लीडर जो है ना वो रिव्यू करते हैं वही जो है ना उसकी रिपोर्ट को, फिर जो हैं मैनेजर लोग हैं, जो भी सुपरवाइज़र हैं, वो सारा कुछ जो है ना उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, तो ये एकेडमिक ऑडिट में बहुत कुछ हो गया है कि वो कैसे कैसे ऑडिट करते हैं जी, ठीक है, और किस लिए करते हैं, ताकि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए, इसके एकेडमिक जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए, एजुकेशन को अच्छा बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना उसका मेन पर्पज़ यही होता है, उसमें आप जो है ना अपने पास से भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि ताकि जो है ना वो मज़ीद नेक्स्ट जो हैं ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बनाई जाए। अब मेन पर्पस इसका क्या है, तो मेन पर्पस सबसे पहले तो परफॉर्मेंस का यही होता है कि ऑडिट का यही मतलब होता है ताकि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए, अगर कोई कमियाँ कोताहियाँ तो उन्हें दूर किया जाए, अगर कोई करप्शन कहीं पे हो रही है या मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनको दूर किया जाए। अब सबसे पहले तो पर्पस इसका ये होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए एग्जिस्टिंग सिस्टम को, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम चल रहा है उसको, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस किया जाए कि वीकनेस क्या है, और डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और जो फिर मेथड्स जज किए जाते हैं ताकि इम्प्रूव क्यों हो सके। तो ये फिर एकेडमिक ऑडिट पहले हमने पढ़ा कि वो क्या होता है, कि एकेडमिक लेवल पे जो ऑडिट किया जाता है, जो परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ठीक है, किसी बंदे की, और फिर उसका पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ उसका पहला यही है कि जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी हैं वीकनेस उनको देखा जाता है, फिर उनको इम्प्रूव करने के वेज ढूंढे जाते हैं।
फिर जो है ना टू असर्टन किया जाता है कि वेदर डिपार्टमेंट सेंटर आर फंक्शनिंग एफिशिएंटली आर इफेक्टिवली, तो वो फिर जो है ना देखा जाता है कि वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम में, यानी 1 साल में या 6 महीने में। फिर जो है ना आइडेंटिफाई किया जाते हैं जो बोटल नेक्स के कौन सी जो है ना वो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैकानिज्म है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एकेडमिक रिफॉर्म, कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए। चैलेंज देखे जाते हैं कि एजुकेशन में चैलेंज कौन कौन से हैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन या अदारे में। फिर इवालुएट किए जाते हैं जो मिनिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स, कि उनका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए, जो भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं आपके पास उन सब का इस पर प्रक्रिया की जाती है। फिर सजेस्ट किया जाता है मेथड ताकि जो है ना इम्प्रूव की जाए क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन की क्वालिटी के लिए, इसलिए जो है ना एकेडमिक ऑडिट किया जाता है। तो एंड पे सब के पर्पज़ तो यही आएगा फाइनेंशियल के, ताकि फाइनेंशियल को जो है ना वो फाइनेंस को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके, जो बजटिंग है वो बेहतरीन की जा सके। इसी तरह अकाडेमिक में भी यही है कि अकाडेमिक जो रिकॉर्ड है उसको बेहतर किया जाए, एजुकेशन को बेस्ट बनाया जाए, हायर एजुकेशन को जो है ना मज़ीद ऑप्टिमम जो है ना वो यूज़ करके बेहतरीन किया जाए। अब पीर रिव्यू में क्या आता है जी, ऑडिटर्स आर वॉलंटियर्स हु रिसीव ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन क्वालिटी प्रोसेस एंड ऑडिट मेथडोलॉजी। तो ये वो होते हैं पीर ग्रुप, वो होते हैं जो लोग वॉलंटियर होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं जो मेथड यूज़ करते हैं, जो टीम होती है। ऑडिट टीम जो है ना इसमें 2 या 4 मेंबर होते हैं जो पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है वो इंक्लूडिंग आउटसाइड हायर एजुकेशन एज लॉन्ग एज, तो ये इंस्टीट्यूशन में होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं, प्राइवेट लेवल पे भी होते हैं जो ऑडिट करते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों की। तमाम डिपार्टमेंट को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो नॉमिनेट करें अप टू पीर सर्विसेज ऑन द एकेडमिक ऑडिटर। तो एज ऑडिटर जो है ना उनको टीम को दी जाती है कि वो सिलेक्ट करें, डिपार्टमेंट को दी जाती है। फिर ऑडिटर जो है ना वो फोकस करते हैं ऑडिटर्स क्वालिटी प्रोसेस पे, फिर जो है ना काम टू फ्राम द एकेडमिक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट TABR, तो वो ये सारा कुछ करते हैं, ये चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से जो है ना वो करते हैं। फिर ऑडिट जो है ना वो विजिट्स आर टिपिकली 1 डे, 1 दिन में वो करते हैं टिपिकली। फिर ऑडिट जो है ना वो ऑडिटर्स मीट करते हैं डिपार्टमेंट लीडरशिप ऑफ फैकल्टी के साथ, स्टूडेंट के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, ताकि जो है ना वो परफॉर्मेंस पे रिव्यू कर सकें। देन जो है ना वो सिमिलर क्वेश्चन आस्क करते हैं जी साइटेड अबाउट, जो है ना वो उनकी रिपोर्ट अब कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो वो हाईलाइट करते हैं कि एग्जाम्पलरी प्रैक्टिस के उन्होंने क्या किया, नोटिंग करते हैं एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट के, कौन कौन से एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। फिर इवालुएट करते हैं डिपार्टमेंट की अप्रोच को, एजुकेशन क्वालिटी प्रैक्टिस को। फिर वो प्रोग्राम जो है ना वो बीइंग इवालुएटेड किया जाता है फॉर परफॉर्मेंस फंडिंग पर्पस। तो इन सब के लिए जो है ना वो चीज़ें को जो है ना वो ऑडिट करते हैं ताकि आगे उसके बारे में पॉलिसियाँ बनाई जा सकें। फिर प्रिंसिपल ऑफ द एकेडमिक ऑडिट क्या है कि हिडन जो एजेंडा होता है या राइट वे जो अप्रोच होती हैं वो देखी जाती हैं। गुड जो एजुकेशन प्रैक्टिस है उसके लिए जो है ना ये एकेडमिक की जाती है। अब डिफाइन क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, तो क्वालिटी लर्निंग आउटकम शुड जो है ना वो परटेन टू व्हाट इज़ आर विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स। तो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट क्या ज़रूरी है उस हिसाब से आउटकम जो है ना वो सेट किए जाते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट लर्निंग नॉट टीचिंग पर से इज़ व्हाट्स अल्टीमेटली मैटर, तो स्टूडेंट लर्निंग जो है ना वो मैटर करती है कि स्टूडेंट ने कितनी लर्निंग की है। फोकस ऑन आप प्रोसेसेस क्या होते हैं कि डिपार्टमेंट जो है ना वो एनालाइज करते हैं टीचर्स टीच, हाउ टीचर टीच, हाउ स्टूडेंट लर्न, देन बेस्ट अप्रोच होती है ये टीचिंग लर्निंग के लिए। फिर वो डिसिप्लिन स्टडी देयर डिसिप्लिन लिटरेचर एंड कलेक्टेड डाटा ऑन व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट डज नॉट, तो वो सारा कुछ कलेक्ट करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन देखते हैं और फिर उस हिसाब से देखते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी वर्क करेगी और कौन सी नहीं करेगी। फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि विल एक्टिव लर्निंग शुड बी इनकरेज, या एक्टिव लर्निंग को इनकरेज किया जाए या नहीं। फिर कोलीग का वो मुताला करते हैं, वर्क करते हैं कोलैबोरेटिवली कि टीम वर्क जो होता है वो टीम वर्क का कंसेंसस करते हैं, कोलैबोरेटली मिलजुल के काम करते हैं कि नहीं। फैकल्टी और ओनर यानी स्टूडेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल के काम करते हैं, मैनेजमेंट स्कूल। फिर डायलॉग और कोलैबोरेशन शुड भी इनकरेज करते हैं कि मिलजुल के काम करें। बेस डिसीजन एविडेंस के बेस पे जो है ना डिसीजन होते हैं, वो एविडेंस डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और असेसमेंट मेथड के थ्रू करते हैं कि जो है वो अच्छा काम किया या बुरा किया है। फिर स्ट्राइव फॉर कोहेरेंस करते हैं कि कोर्स शुड जो है ना बिल्ड अपॉन वन अनदर टू प्रोवाइड नेसेसरी ब्रेथ एंड डेप्थ के हिसाब से, कि उनके हिसाब से फिर जो है ना वो कोहेरेंस चेक करते हैं कि वो उसके साथ कोहेरेंस हैं कि नहीं। लर्न किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस की जाती है, बेस्ट जो है ना वो अडॉप्ट किए जाते हैं बेस्ट वेज सर्कमस्टांसिस में। फिर जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस दी जाती है, रेस द बार की जाती हैं फॉर द डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए। मेक कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट है उसको प्रायोरिटी बनाया जाता है ताकि कंटिन्यूसली वर्क चलता रहे, प्रायोरिटी दी जाती है। द फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट हैव ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंपेरिजन, इसमें क्या रिपोर्ट अब कैसे तैयार की जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल ऑफ द ऑडिट लिखा जाता है कि ऑडिट का टाइटल क्या है ऑडिट का, कि एकेडमिक है, फाइनेंशियल है।
फिर मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट टीम लिखे जाते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ना फलां बंदा पेश कर रहा है। फिर टीम का रेफरेंस दिया जाता है पर्टिकुलर ऑडिट के लिए। मेथडोलॉजी लगाई जाती है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया। फिर डिस्क्रिप्शन दी जाती है जी करंट पॉलिसीज़ प्रोसीजर और अरेंजमेंट फॉर द टॉपिक ऑडिट के किस स्पेस पे हुआ, क्यों हुआ। फिर रिस्क असेसमेंट देखे जाते हैं कि आउटलाइनिंग वाई द पॉलिसीज़ प्रोसीजर एंड एग्रीमेंट अंडर पिनिंग द टॉपिक ऑडिटर रिक्वायर्ड टू द क्वालिटी अश्योर्ड के क्वालिटी अश्योर करने के लिए कौन से हमने टॉपिक जो है ना वो सिलेक्ट किए थे। तो आप ये दिया जाए कि क्यों यूनिवर्सिटी में जो है ना वो करंटली ये चीज़ें फेल हो रही हैं पॉलिसीज़ वगैरह। फंडिंग किया जाता है ऑडिट को। फिर जो है ना प्रिंसिपली दो जो है ना वो टू टाइप्स हैं। इज़ देयर विद द करंट पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट फॉर द टॉपिक ऑडिट। फिर जो है ना इस तरह कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, उनका फिर आंसर दिया जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो इवाल्वेशन है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इवाल्वेशन में ये होता है कि वो हाई लेवल पे होते हैं। एक तो उनकी कोई जो परफॉर्मेंस है उसको कर नहीं सकता, ठीक है, टिपिकली कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको इवाल्वेट कर सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ना, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इवाल्वेशन होती रहे। तो इसलिए वो सेल्फ इवाल्वेशन और सेल्फ जो है ना रिफ्लेक्शन करते हैं, ताकि उसके थ्रू जो है ना वो क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए वो सेट आते हैं कि नहीं, और वो उस पर काम किया जाए। अब इवाल्वेशन सिस्टम जो है ना, इसमें क्या होता है कि फोकस किया जाए स्कूल की इंप्रूवमेंट के लिए, कि हम स्कूल को इम्प्रूव करेंगे, उस हिसाब से इवाल्वेशन होनी चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस बंदी कैसी है। फिर इंक्लूड किया जाए जी द इवाल्वेटिव इंडिविजुअल इनपुट, कि उसने क्या कुछ दिया है उस स्कूल के लिए, क्या कुछ जो है ना वो खिदमत की है। स्टेक होल्डर को भी इन्वॉल्व किया जाए कि जो लोग जो है ना स्टेक होल्डर हैं, जो लोग जिनकी खातिर हो रहा है, जो है ना वहाँ पे कर रहे हैं। फिर रेलिवेंट जो है ना मिनिस्टर फंक्शन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टास्क के एक्सपेक्टेशन टू गोल देखा जाए कि गोल जो है ना वो अचीव हुए कि नहीं है। प्रमोट की जाए कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन तमाम के दरमियान जा, ताकि मिलजुल के सारे काम करें। और इंश्योर किया जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट एंड फीडबैक। होल्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अकाउंटेबल और रिवॉर्ड इफेक्टिव लीडर बनाया जाए। तो ये था सारा जी इवाल्वेशन का प्रोसेस। ऑडिट इवाल्वेशन काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो मैंने कोशिश की है कि जो है ना इस 51-52 मिनट में इसको कंप्लीट किया जाए। तो इंशाल्लाह अगर आप अच्छे से सुनेंगे, फुल वीडियो सुनेंगे, तो वो आपको फ़ायदा ही देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस बेल आइकन बटन, शेयर द लिंक टू अदर्स, एंड थैंक यू विजिटिंग एंड फॉर वॉचिंग।